तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज पर बेस्ड पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है कि जो गेहूं का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 2014 में था 50,000 टन, मतलब 50,000 टन था 2014 में। 2015 में बन गया 60,000 टन। तो आपको बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 2014 से 2015 में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 60,000 माइनस 50,000, और जो इंक्रीज की परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू को बेस लेकर की जाती है। यहां पर इनिशियल वैल्यू क्या थी? इनिशियल वैल्यू थी 50,000 इंटू 100। तो ये जो इंक्रीज आया वो आया 10,000 और अपॉन में है 50,000 इंटू 100। तो ये बना 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यहां पर भी हम एक छोटी सी बात ध्यान में रख सकते थे कि अगर इनिशियल वैल्यू 50,000 एंड फाइनल वैल्यू 60,000 है और आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी कुछ भी निकालना है, तो आप इनिशियल वैल्यू को 5 और फाइनल वैल्यू को 6 मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम रेशियो लेंगे इनका तो ये जो 4 जीरो है एक्स्ट्रा वो कैंसिल हो जाएंगी, तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 एंड 6 में अगर इंक्रीज देखें तो एक का इंक्रीज है किस पर? 5 पर। तो एक का इंक्रीज 5 पर है तो 1/5 यानी कि 20%। ये हम डायरेक्टली भी कह सकते थे। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, इन द ईयर 2015 द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंक्रीज बाय 25% ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब 2015 में पिछले साल की तुलना में दाल का उत्पादन 25% बढ़ गया और वो पहुंच गया 400,000 टन, यानी कि 400,000 टन। What was the production of pulses in 2014? तो आपको बताना है कि पिछले साल यानी कि 2014 में दाल का उत्पादन क्या था। तो यहां पर 2 ईयर्स की बात हो रही है, 2 सालों की बात हो रही है, 2014 एंड 2015। 2014 से 2015 में जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 25% का, और 2015 में दाल का उत्पादन आपको दे रखा है 400,000 टन। ठीक है, आपको 2014 में दाल का उत्पादन निकालना है, यानी कि आपको परसेंटेज इंक्रीज पता है, फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, 25% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये होता है 1/4। 25% इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1 + 1/4 यानी कि 5/4। अगर मैं यहां से इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता तो मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर देता 25% इंक्रीज के लिए, लेकिन मुझे सीधा नहीं जाना, मुझे तो उल्टा आना है, फाइनल से इनिशियल की तरफ जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5/4 की जगह 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल से। तो 400 इंटू 4/5 कर दिया, 5 से 80 टाइम्स, एंड 80 इंटू 4 इज व्हाट? 320। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 320,000 टन। फ्रेंड्स, अब बात करें अगले सवाल की, जो कि क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि द प्रोडक्शन ऑफ शुगर ट्रिपल्ड फ्रॉम 2011 टू 2012। मतलब जो शुगर का उत्पादन था वो 2011 से 12 में 3 गुना हो गया। तो आपको बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या थी, प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो देखो, कोई भी चीज अगर 3 टाइम्स हो जाती है तो आपको डायरेक्टली पता है कि उसमें इंक्रीज होता है 200% का। अगर ये बात नहीं भी पता तो आप कैसे करेंगे? इनिशियल वैल्यू मानी x, फाइनल वैल्यू मानी 3x। ठीक है, तो जो चेंज आया वो कितने का आया? 3x माइनस x का, और इनिशियल वैल्यू है x इंटू 100। तो ये बन गया 2x अपॉन x इंटू 100, यानी कि 2 इंटू 100। तो आंसर आया 200%। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी चीज को 3 गुना कर देते हैं तो डेफिनेटली वो 200% से इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन 2013 इज 0.6 टाइम्स दैट इन 2012, यानी कि चीनी का उत्पादन तो 2013 में था वो 2012 के उत्पादन का 0.6 गुना था। So then why what percent is the production of sugar in 2013 less than that in 2012? मतलब 2013 में चीनी का उत्पादन 2012 की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ये आपको बताना है। तो हम बात करते हैं 2012 एंड 2013 की। आपको दे रखा है
कि 2013 में जो शुगर का उत्पादन था, चीनी का उत्पादन था, वो 2012 की तुलना में 0.6 टाइम्स था। तो अगर मैं इसको 100 मान लूं, अगर इसको 100 मान लूं तो 2013 में कितना होगा, 100 इंटू 0.6, जो कितना हो गया 60। ठीक है, तो यहां पर 100 है, यहां पर 60 है। आपको बताना है कि प्रोडक्शन इन 2013 लेस देन 2012, कितने प्रतिशत से 2013 का उत्पादन 2012 की तुलना में कम है। तो प्रोडक्शन 2013 में कम है, तो प्रोडक्शन 2012 माइनस प्रोडक्शन 2013, ये तो हम डिफरेंस लेंगे। और अपॉन में क्या आएगा, किसकी तुलना में पूछा गया है, लेस देन, देन के बाद कौन आया है 2012। अगर हिंदी में ही बात करें तो 2012 की तुलना में पूछा गया है, तो अपॉन में आएगा प्रोडक्शन इन 2012 इंटू 100। अब देखो यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस है 40 का, और 2012 में उत्पादन कितना है 100 इंटू 100, तो आंसर सीधा सीधा आ गया मेरे पास 40%। या फिर हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे। अगर हम स्टेटमेंट्स को ढंग से समझ पाते हैं तो हमें पता है कि 2012 की तुलना में पूछा गया है और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 40 और 100 की तुलना में वो कितना परसेंट है, तो मैं बोल सकता हूं 40% है, तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट बी रिड्यूस्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल। मतलब किसी चीज का प्राइस अगर 25% बढ़ा दिया गया तो अब उसे कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वो अपने प्रीवियस लेवल पे आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, अगर मैं 100 मान लेता हूं इनिशियल, तो अगर इसमें 25% इंक्रीज करूंगा तो ये बन जाएगा 125। ठीक है, अब इसमें कितनी कमी की जाए कि वापस 100 पर आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि 100 और 125 में जो डिफरेंस है वो है 25 का, और कमी तो इसमें करनी है ना, तो कमी जब इसमें करनी है तो बेस में भी 125 आना चाहिए। बेस में 125 आएगा तो परसेंटेज वैल्यू आएगी 25/125 इंटू 100, यानी कि 1/5 इंटू 100, और जो होती है 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप जो भी वैल्यू यहां पर अज्यूम करोगे इनिशियल, उसका 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि उसका 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करूं जो 4 से डिवाइड हो जाए आसानी से, तो वो वैल्यू है 4 का 25% यानी कि 1/4 हो गया 1, तो ये वैल्यू बन गई 5। तो इसमें कितनी कमी करनी चाहिए कि वापस ये 4 बन जाए, 1 की कमी, और किसमें होगी कमी, फाइनल वैल्यू में, इंटू 100, तो ये हो गया 20%। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखिए अगर किसी वैल्यू को 20% बढ़ाया जाता, अब इसी क्वेश्चन में अगर 25% की जगह 20% होता तो हम कैसे करते, तो 20%, तो यहां पर हम 5 मानते, 5 का 1/5 यानी कि 1, तो 1 इंक्रीज करते तो ये हो जाता 6। तो अब इसमें कितनी कमी की जाती, वो कमी की जाती 1/6 की, यानी कि 16.66% की। जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। क्या निष्कर्ष मिलेगा यहां से, कि जब 25% इंक्रीज था उसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4, तो 1/4 किसी चीज को बढ़ाया तो कम कितना करना पड़ा वापस कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि वापस लाने के लिए 20%, यानी कि 1/5। जब वैल्यू में इंक्रीज था 20% यानी कि 1/5, तो कमी कितनी करनी पड़ी उसे वापस ओरिजिनल बनाने के लिए, वो कमी करनी पड़ी 1/6 की। तो अगर 1/4 इंक्रीज है तो 1/5 की कमी करनी पड़ेगी, 1/5 इंक्रीज है तो 1/6 की कमी करनी पड़ेगी। तो अगर 1/n की इंक्रीज है तो मैं बोल सकता हूं कमी कितनी करनी पड़ेगी उसे कंपेंसेट करने के लिए, 1/n+1 की। ये फ्रैक्शन के टर्म्स में है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आपको आता है। तो सपोज अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि अगर किसी वैल्यू को 5.55% से इंक्रीज किया गया तो उसे वापस ओरिजिनल लेवल पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। तो 5.55% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/18। तो 1/18 अगर मैंने इसको बढ़ाया है तो इसको कम करने में कितने परसेंट से, कितना फ्रैक्शन से कम करना पड़ेगा, 1/n+1 यानी कि 1/18+1, तो 1/19 से। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, दैट इज 5.26%। ठीक है, तो इस मेथड से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि क्रमिक प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए
अगर एक क्वांटिटी में 30% इंक्रीज किया गया एंड फिर से 30% इंक्रीज किया गया, और मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज यानी कि ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, टोटल प्रतिशत वृद्धि, टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो आप कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के भी कई तरीके हैं। देखो, अगर मैं पहली वैल्यू x मान लेता हूं, ठीक है, और उसमें अगर 30% इंक्रीज किया, तो मैं बोल सकता हूं कि वो वैल्यू 1 प्लस 30/100 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1.3 से मल्टीप्लाई होगी। सो ये बन जाएगी 1.3 इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर फिर से 30% इंक्रीज किया, तो फिर से ये वैल्यू 1.3 से मल्टीप्लाई होगी, 1.3 इंटू 1.3x, तो 1.3 इंटू 1.3 होता है 1.69x। तो अगर x से 1.69 टाइम्स हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 69/100 इंटू एक्स। तो 1 प्लस r/100 से इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम पाएंगे कि यहां पर परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, 69% की। तो यहां पर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आया 69%। ये था इसका पहला मेथड। अब देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है कि 100 मान के भी हम इसको कर सकते हैं। अगर 100 में 30% का इंक्रीज किया, तो ये हो जाएगा 130, और फिर से अगर 30% का इंक्रीज करेंगे, तो अब 30% इसका कैलकुलेट करेंगे। इसका 30% कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसका देखेंगे 10%। इसका 10% है 13, 1/10, तो इसका 10% है 13, तो 30% उसका 3 गुना होगा, यानी कि 13 इंटू 3 यानी कि 39। और अगर इसमें 39 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 169। 130 प्लस 39 इज 169। तो 100 से 169 मैं बोल सकता हूं परसेंटेज इंक्रीज हुई 69% की। ठीक है, ये थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच। अब तीसरी अप्रोच देखते हैं, जो है फॉर्मूला बेस्ड। सो फ्रेंड्स, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यानी कि ओवरऑल कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। ठीक है, जहां पर a एंड b है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो सपोज ये क्वेश्चन हमारा था 30% इंक्रीज देन 30% इंक्रीज, तो यहां पर a एंड b की वैल्यूज हो गई 30 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। तो अगर a की बात करें, तो a की वैल्यू 30 हो गई और b की वैल्यू भी 30 हो गई। तो अगर मैं इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज निकालूंगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो आंसर आएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30/100। ठीक है, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 30 प्लस 30 60 एंड 3 इंटू 3 9, 60 प्लस 9 हो गया 69%। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई वैल्यू अगर 30% इंक्रीज हुई, देन उसके बाद 20% इंक्रीज हुई, और मुझे निकालना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो मैं कैसे निकालूंगा? a की वैल्यू हो गई यहां पर 30 और b की वैल्यू हो गई 20, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आएगा 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20/100। सो ये हो गया 50 प्लस 3 इंटू 2 6, 56%। है ना एक आसान मेथड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई वैल्यू 30% इंक्रीज हुई, उसके बाद 30% डिक्रीज हुई, ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यहां पर आएगा। तो यहां पर मुझे a की वैल्यू लेनी पड़ेगी +30 एंड b की वैल्यू लेनी पड़ेगी -30, विद साइन लेंगे। अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव लेंगे, इंक्रीज है तो पॉजिटिव लेंगे। तो इफेक्टिव चेंज आएगा 30 -30 +30 इंटू -30/100। ये कैंसिल हो गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। 3 इंटू -3 मतलब -9%। अगर नेगेटिव आया है, इसका मतलब है 9% डिक्रीज, 9% की कमी आएगी। ठीक है, हम इसको एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर सपोज किसी क्वांटिटी में p% का इंक्रीज होता है एंड देन p% का डिक्रीज होता है, तो इफेक्टिवली वहां पर p² by 100% का डिक्रीज होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या थी 30, सो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं 30 स्क्वायर बाई 100, यानी कि 900 अपॉन 100 9% का डिक्रीज होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स दो वेरिएबल के लिए तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। सपोज 3 बार परसेंटेज चेंज हुआ, तब उसके लिए हम क्या करें? सपोज एक बार इंक्रीज हुई 10% की, दूसरी बार इंक्रीज हुई 20% की, और तीसरी बार इंक्रीज हुई 30% की, तब हम इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैसे निकालें? तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम 100 मानकर करें, या फिर फॉर्मूला अगर लगाना है 3 वेरिएबल वाला फॉर्मूला जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको लगाने की बजाय हम दो को क्लब करें। देखिए 100 मानकर करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 इनिशियल वैल्यू मान ली, 100 का 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया। अब इसमें 20% इंक्रीज करना है, तो इसका 10% हो गया 11, 20% होगा उसका डबल 22, तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 30% का इंक्रीज करना है, 30% इसका कितना होगा? 13.2 is 10% multiply by 3, so 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 39.6 हो जाएगा, 39.6। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 132 प्लस 39.6 ये होगा 171.6। तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर 100 से 171.6 हो गई, यानी कि 71.6% का इफेक्टिव इंक्रीज यहां पर हुआ। ठीक है, अब इसको अगर फॉर्मूला लगाकर करना है तो कैसे करेंगे? देखो पहले हम 10% एंड 20% को क्लब करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 30% के साथ क्लब कर देंगे। सो 10% एंड 20% को कंबाइन किया और फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। तो यहां से इफेक्टिव चेंज आएगा 32% का। अब 32% और 30% को क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो यहां से इफेक्टिव चेंज आएगा 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 बाय 100 का। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 30 इज व्हाट 62 प्लस 32 इंटू 3 होता है 96, 96 अपॉन 10 इज 9.6। तो इनको ऐड किया तो आएगा 71.6%, जो कि हमारा पिछले केस में भी आया था। ठीक है, तो अगर आपको 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस को कंबाइन करना है तो पहले 2 का इफेक्टिव निकाल लो और 2 का जो इफेक्टिव आए उसको तीसरे के साथ कंबाइन कर दो। सो फ्रेंड्स, हमने अभी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में पढ़ा। आइए सॉल्व करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कुछ क्वेश्चंस एंड देखते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन कहां पर है, किस तरीके के क्वेश्चन में हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। मतलब किसी आयत की लंबाई अगर हम 10% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% बढ़ा दें तो उसके एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। चलिए, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से करें तो हमें पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, तो इनिशियल एरिया हो गया L इंटू बी, L इंटू बी। फाइन, नाउ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 20%। मतलब लेंथ कितनी हो गई? अब जो लेंथ हो गई, लेट्स से इसको मान लेते हैं A1। अब जो नया एरिया आएगा वो होगा नई लेंथ मल्टीप्लाइड विद नई ब्रेथ। नई लेंथ कितनी होगी? 10% अगर इंक्रीज हो गई तो ये हो जाएगी 1.1 इंटू L। ठीक है, किसी भी चीज में अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो 1.1 से मल्टीप्लाई होती है, हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ये पढ़ा था। नाउ अगर ब्रेथ को 20% इंक्रीज किया तो ब्रेथ हो जाएगी 1.2 B। ठीक है, सो 1.2 L इंटू 1.2 B, अगर 1.1 और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.32 L इंटू B। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि पहले एरिया था LB, अब हो गया 1.32 LB, मतलब 1.32 से मल्टीप्लाई हो गया। 1.32 से मल्टीप्लाई हो गया मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? वी कैन से 32%। या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है
दैट इज फाइनल वैल्यू दैट इज A2 माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू A1 इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का। नाउ A2 की वैल्यू कितनी है 1.32 LB, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है LB और A1 की वैल्यू LB इंटू 100। अब आप यहां पर देखेंगे कि LB 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 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद ये बचा 1.32 माइनस 1। 1.32 माइनस 1 होता है 0.32 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो आंसर आया 32%। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यहाँ पर 1.32 मल्टीप्लाई हुआ है तो 32% का इंक्रीज होगा, तो अच्छी बात है। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि LB की जगह हम कुछ भी पुट करें, LB की वैल्यू तो कैंसिल ही होनी है ना, LB 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 ये तीनों कैंसिल ही होने हैं। तो अगर मैं L और B की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लूं तो मेरा आंसर 32% ही आएगा, क्योंकि L और B की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरिएबल लेने की बजाय आप क्या करेंगे, आप L और B की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और L और B की वैल्यू अज्यूम करने के बाद आप सीधे सीधे एरिया निकालेंगे, इनिशियल एरिया एंड देन फाइनल एरिया, और उसमें परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि हम L और B की वैल्यू अज्यूम करके परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाल सकते हैं एरिया में। सो L एंड B, ठीक है, इनिशियली मैंने लेंथ की वैल्यू अज्यूम कर ली 10 और ब्रेथ की वैल्यू भी अज्यूम कर ली 10। सो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, तो एरिया आ गया 100। अब यहां पर बहुत से लोगों का कंसर्न हो सकता है कि सर रेक्टेंगल के केस में लेंथ एंड ब्रेथ बराबर नहीं हो सकती, लेंथ एंड ब्रेथ बराबर नहीं हो सकती, वो तो स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि L एंड B की आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करोगे, L B तो कैंसिल ही होना है, तो आप अगर लेंथ को ब्रेथ से कम भी अज्यूम करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हैं। यहां पर मैंने 10 क्यों अज्यूम की, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज इंक्रीज है 10% एंड 20%, जो कि बहुत ही आसान वैल्यूज है। 10 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 10 का 10% होता है 1, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, और 10 का 20% निकालूंगा तो वो होता है 2, सो 10 प्लस 2 हो गया 12। नाउ 11 इंटू 12 होता है 132, तो एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 32%। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किए आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये था इसका दूसरा मेथड। आइए देखते हैं तीसरा मेथड क्या है। सो फ्रेंड्स, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। देखिए, अगर मैं लेंथ को 10% से इंक्रीज करूंगा तो लेंथ किससे मल्टीप्लाई होगी, 1.1 से। अगर लेंथ 1.1 से मल्टीप्लाई हुई, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एरिया भी 1.1 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो लेंथ 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो एरिया भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या है, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट। तो अगर लेंथ को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, एरिया भी 1.1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि एरिया 10% से इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने ब्रेथ को 20% इंक्रीज किया, यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो एरिया भी 1.2 टाइम्स हो गया। तो पहले एरिया 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 10% इंक्रीज हुआ, फिर एरिया 1.2 टाइम्स हुआ, यानी कि 20% इंक्रीज हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एरिया की वैल्यू है वो पहले 10% और उसके बाद 20% इंक्रीज हुई, एज द एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया जो है लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू 10% एंड 20% इंक्रीज हुई। ठीक है, 10% एंड 20% से 2 बार इंक्रीज हुई, तो मैं बोल सकता हूं कि 10 एंड 20 का सक्सेसिव इंक्रीज हुआ एरिया में। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हुआ तो इफेक्टिव इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाले फॉर्मूले से। सो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। सो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 2 32%। तो फ्रेंड्स, जहां भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो और वो बराबर हो किसी तीसरी क्वांटिटी के, तो हम तीसरी क्वांटिटी में सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला लगाकर इफेक्टिव इंक्रीज निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जहां भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है वहां हम सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, यानी कि चीनी की कीमत
25% इंक्रीज हो गई। नाउ बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन्स सेम। देखो, अगर कीमत बढ़ गई और आपको अपना खर्चा उतना ही रखना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कंजम्पशन पर। आप कितनी चीनी की खपत कर रहे हो उस खपत को आपको कम करना पड़ेगा ताकि आपका एक्सपेंडिचर यानी कि चीनी पर हुआ खर्चा बराबर रहे। आपको प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर में एक रिलेशन पता होना चाहिए। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, ठीक है। यानी कि चीनी की कीमत या मूल्य मल्टीप्लाइड विथ कंजम्पशन मतलब खपत बराबर होता है खर्चा यानी कि व्यय, ठीक है। अब चीनी की कीमत बढ़ गई कितने परसेंट से, 25% से। तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियल जो कीमत थी वो थी 100 और खपत भी थी 100, तो कितना खर्चा होगा, 10,000 रुपए का। सपोज 100 रुपए किलो चीनी है और हमने 100 kg अगर खरीदी तो हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 10,000 रुपए। अब देखिए, ये जो कीमत है वो बढ़ गई 25% से, ठीक है। अगर ये 25% से बढ़ गई तो ये हो गया 125 मल्टीप्लाइड विद कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा पता नहीं, लेट्स से x, और ये जो खर्चा होगा, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि खर्चा बराबर रहे यानी कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो पहले 10,000 रुपए खर्च हो रहा था, अब भी 10,000 खर्च होना चाहिए, तो मैं इसको बराबर कर देता हूं 10,000 के। तो x की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं 10,000 अपॉन 125। सो 125 से ये 80 टाइम्स कैंसिल होगा ना। 125 से 80 टाइम्स कैंसिल हुआ मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। x की जो वैल्यू आई वो 80 आई। तो कंजम्पशन पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें 20% की कमी आई? यस, कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय 20%। सो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, 20%। ये था इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैंने बताया कि जहां भी दो चीजों का प्रोडक्ट हो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला और देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, ठीक है। अब प्राइस में चेंज कितना हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया 25% से। अगर प्राइस 25% से इंक्रीज होता है तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर में भी 25% इंक्रीज होगा। कंजम्पशन में इंक्रीज हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, कंजम्पशन में हमें डिक्रीज, कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा एक्सपेंडिचर बराबर रहे। अगर बराबर रहे इसका मतलब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ वो हुआ 0% ओवरऑल। सो इफेक्टिव चेंज 0 है और ए एंड बी की वैल्यू क्या है, 25 एंड माइनस एक्स। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज वाला। तो सक्सेसिव इंक्रीज में फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो 25 b की जगह आया माइनस एक्स प्लस 25 इंटू माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है। ये बराबर होगा जो इक्वल में क्वांटिटी दे रखी है उसमें इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। इसमें इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 0 क्योंकि एक्सपेंडिचर बराबर रहा। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स, सो 25 बराबर होगा x बाई 4। तो 5x बाई 4 माइनस का बनेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा 5/4x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स, सो x की वैल्यू आई 5 इंटू 4 मतलब 20%, 20%, ठीक है। अगर यहां पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेते, पॉजिटिव साइन लेते तो x की वैल्यू आती -20%। माइनस आता मतलब कमी। अब हमने ऑलरेडी नेगेटिव साइन दे रखा है यानी कि हमने पहले ही मान रखा है कि कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी, तो मतलब हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, 20%। तो हम यहां आंसर निकाल सकते हैं सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले से। तो जहां भी दो चीजों का आपको प्रोडक्ट दिखे आप लगा सकते हो सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक और मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर मैं प्राइस को इनिशियली 1 मान लूं, कंजम्पशन को ही 1 मान लूं, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1 इंटू 1 इज व्हाट, 1। अब देखो प्राइस में इंक्रीज हुआ 25% का,
25% का मतलब होता है 1/4। ना 1 + 1/4 कितना हो जाता है? 1 + 1/4 मिलकर हो जाता है 5/4। एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए मतलब एक्सपेंडिचर होना चाहिए 1। अब देखो 5/4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 5/4 में उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 5/4 में 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब मेरे पास कंजम्पशन आ गया 4/5। 1 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 100%, और 4/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है, देखो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%, तो 4/5 होता है 80%। तो ये हो गया 80%। अगर ये 100% है और ये 80% है तो कितनी कमी की? 20% की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 20%। ये था इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पेरीमीटर? तो मतलब उसके परिमाप में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो अभी तक तो बात चल रही थी एरिया की, लेकिन अब बात आ गई पेरीमीटर की, यानी कि परिमाप की। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L प्लस बी, 2 टाइम्स L प्लस बी। ये थी P1 की वैल्यू। लेट्स से P2 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो P2 की वैल्यू कितनी होगी? लेंथ में इंक्रीज किया है 10% का, अगर लेंथ में 10% का इंक्रीज किया तो लेंथ हो गई 1.1 L, और ब्रेथ में 20% का इंक्रीज किया मतलब ब्रेथ हो गई 1.2 B। तो हमारा जो नया पेरीमीटर आया, नया परिमाप आया, वो आया 2 टाइम्स 1.1 L प्लस 1.2 B। अब अगर हम इसमें परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, सो परसेंटेज इंक्रीज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। अगर P2 माइनस P1 करते हैं तो 2 टाइम्स 1.1 L प्लस 1.2 B माइनस 2 टाइम्स L प्लस B अपॉन 2 टाइम्स L प्लस B इंटू 100। नाउ 2 and 2 विल गेट कैंसिल, तो ये बनेगा 1.1 L माइनस L यानी कि 0.1 L प्लस 1.2 B माइनस B यानी कि 0.2 B डिवाइडेड बाय L प्लस B इंटू 100। अब क्या हम इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं? क्या यहाँ पर L and B कैंसिल हो सकता है जैसे कि एरिया में कैंसिल हो गया था? जी नहीं, यहाँ पर L and B कैंसिल नहीं हो सकता, यानी कि इससे आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन द पेरीमीटर डिपेंड करेगा L और B के बीच के रिलेशन की। अगर आपको लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो पता है या लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज पता है तब हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज पता है, ना उनके बीच में रेशियो या रिलेशन पता है। जब वो रिलेशन नहीं पता तो इसके आगे आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो आप अगर कोई भी वैल्यू L and B की अज्यूम करते, सपोज मैं 100 अज्यूम कर लेता या 100 200 अज्यूम कर लेता, उस केस में अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालता तो मेरे पास एक आंसर आता। लेकिन वहीं अगर मैं L and B की कुछ डिफरेंट वैल्यू अज्यूम करता तो मेरे पास आंसर डिफरेंट आता। मतलब L and B की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर डिफरेंट आएंगे। तो ऐसे केस में आंसर हमेशा होता है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो पेरीमीटर के केस में आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, पर एरिया के केस में तो आप L and B की कोई भी वैल्यू अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया के केस में परसेंटेज इंक्रीज निकालते समय L B कैंसिल हो जाता है। मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया इंडिपेंडेंट होता है L and B की वैल्यूज के।